पीएफआई बैन के बाद सभी राज्यों को एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। पीएफआई से जुड़े लोगों और संगठनों पर निगरानी रखने के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं इस एडवाइजरी में। और ये फैसला क्यों अहम हो जाता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि इस तरह के संगठनों पर जब प्रतिबंध लगता है तो वो अंदर खाने, कहा जाता है कि ग्राउंड से जो तमाम जो गतिविधियां उसे अंजाम देते हैं और उसके बाद निगरानी की जाएगी तो ये पता लगाया जाएगा कि ये पूरे नेटवर्क को नस्तनाबूद किया जाए, इसे पूरी तरह से खत्म किया जाए। अनुज हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा मायने समझाइए, पीएफआई बैन किया गया है, दर्शकों को जरा समझाइए इसके मायने क्या है, किस तरीके से अब इन गतिविधियों पर रोक लगने वाली है। जी बिल्कुल, नवंबर 2006 जब पीएफआई को बनाया जाता है, दरअसल सिमी और कुछ प्रतिबंधित संगठन होते हैं उनको बैन किया जाता है। उसके बाद पीएफआई का निर्माण किया जाता है। साउथ से पीएफआई की शुरुआत होती है, दक्षिण भारत से धीरे धीरे करके पीएफआई लगातार अपने पैर पसारता जाता है। 2012 की अगर हम बात करें तो बाकायदा एनआईए की एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि पीएफआई में ज़्यादातर सिमी के जो कार्यकर्ता हैं, जो मेंबर हैं, वो उसमें सदस्य हैं और कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में इनके शामिल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसी ने ये अलर्ट सरकार को दिया था, लेकिन चूंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जाहिर तौर पर इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जिस तरीके से देश में कई सारे ऐसे दंगे हुए, हिंसा हुई और कहीं ना कहीं उन सभी हिंसा की अगर हम बात करें, चाहे हम दिल्ली दंगों की बात करें, इसी जहां जामिया में मैं खड़ा हूं, जामिया में जो एंटी सीए प्रोटेस्ट होता है उसमें भी कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आता है। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे होते हैं, उसमें पीएफआई का नाम आता है। इतना ही नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कानपुर में हिंसा होती है, इलाहाबाद में हिंसा होती है और वहां भी कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम सामने आता है। जिसके बाद लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो खुफिया विभाग है, एनआईए की टीम और एक बड़ी